हाँ जी, तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। राइट, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था एंड आई होप तुम्हें सब समझ गया। ठीक है, तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। क्या हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, मान मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन कहता है क्या ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी का जो सम है वो 180 हो जाए। मतलब अगर इन दोनों का सम 180 हो जाता है तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन सकता है। तो देख लेते हैं जी। देखो, अगर देखो हमें पता है, देखो फर्स्टली तुम्हें बस इसमें यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा है कि वाई, अगर ये पैरेललोग्राम हो जाता है तो क्यों हो जाता है, अगर ये पैरेललोग्राम नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। हमें कोई रीजन नहीं देना, हमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। बट मैं तुम्हें हर एक चीज का रीजन भी दूंगा ऑब्वियसली, बट तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ लेना, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं कि अगर इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो देख लो जी कैसे हो सकता है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल बी और एंगल डी कितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो, मतलब बी यहाँ पे लिखते हैं, देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए, है ना। अब अगर इन दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स बी और डी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, बी प्लस बी का सम 180 हो जाएगा। देखो बी प्लस डी का सम 180 है ना, बट बी और डी तो इक्वल है, दैट मीन्स बी प्लस बी 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ बी 180 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसके एडिशन एंगल का सम भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये सॉरी एडिशन एंगल का सम 180 होगा, तो हमारे पास यह भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। दैट मीन्स सारे ही 90 हो जाएंगे। तो क्या यह पैरेललोग्राम हो सकता है, यस ये पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है जी वो भी देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब क्वेश्चन कहता है कि ए बी और डी सी ये तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर के हैं, एंड ए डी एंड बी सी, जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है, एंड जो बी सी है वो 4.4 सेंटीमीटर है। अब देखो ये गड़बड़ हो गई। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ए बी और डी सी ये तो परफेक्ट है, बट ए डी और बी सी ये परफेक्ट नहीं है। अगर ये वाला 4.4 होता या ये वाला 4 होता तो हमारा काम हो जाता। अब क्योंकि अपोजिट साइड्स ये वाली इक्वल नहीं है, देयरफॉर सेकंड पार्ट में पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट इज एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसमें बनेगा नहीं, दोबारा से बना देते हैं जी, आ जाओ। ए बी सी डी, क्वेश्चन कहते हैं कि एंगल ए है 70 डिग्रीज का, ये है 70 डिग्रीज का, एंड एंगल सी है 65 डिग्रीज का। अब देख लो फिर से, अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए पैरेललोग्राम के। दैट मीन्स हमें ये वाला भी 70 चाहिए था, या तो ये वाला हमें 65 मिल जाता तो ये काम हो जाता। बट क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है, इसीलिए थर्ड पार्ट भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। बेकार क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट कोई बात नहीं, बुक में हमें तो करना तो पड़ेगा फिर, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब जरा ध्यान करो, जब मैं तुम्हें इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज 3 से पहले हमने बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने हर एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। हमारे पास एक लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है जो कि होता है काइट शेप्ड पैरेलल, सॉरी काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला जो पेयर होगा अपोजिट एंगल्स का ये इक्वल होगा, बट ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कहा है कि हमें एक पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल दे दो, मतलब ये दोनों इक्वल है बट ये वाले एंगल्स इक्वल नहीं है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब एक काइट शेप्ड रोम्बस। ओके, अब कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज, ये हमें करना पड़ेगा सॉल्व, तो यहाँ पे तो नहीं होगा।
तो जल्दी से तुम इसको नोट कर लो। तुम्हें रीजनिंग नोट की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा वाई। अगर क्वेश्चन वाई पूछता तो हम प्रॉपर्ली उसका सोल्यूशन देते, बट क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए हमने सिर्फ यस नो में आंसर किया। ठीक है, तो ये यस नो नो नोट कर लो, और ये तुम फिगर नोट कर लो, करनी है तो ये तुम अपने आप बना लेना। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कर लो नोट, कुछ करना है तो। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 कहता है द मेजर्स। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात सुनो, इस क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट लगा दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के चांसेस भी इसके थोड़े से ज्यादा। ठीक है, अब करते हैं। क्वेश्चन कहता है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल्स, मतलब इन दोनों एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, तो अगर ये ए बी सी और डी है तो सी और डी हमारे एडजेसेंट एंगल्स है। ए और डी भी हो सकते हैं, बट हमने कोई भी, तो हमने सी और डी दे दिया। ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि आर इन द रेशियो 3:2, मतलब एंगल सी रेशियो एंगल डी हमें दे रखा है 3:2। तुम्हें आई होप रेशियो मतलब पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रेशियो का मतलब होता है कि एंगल सी बाय एंगल डी की वैल्यू है 3/2। मतलब अगर मैं एंगल सी और एंगल डी का रेशियो लेता हूँ, मतलब उनको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो उनकी लोएस्ट टर्म जो होगी ना वैल्यूज की, वो 3/2 होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर एंगल सी है मान लो 90 का और एंगल डी है 60 का, इनकी लोएस्ट टर्म में जाओ, काटो इन्हें, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आंसर बना 3/2। मतलब 3/2 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो, मतलब रेशियो बेसिकली लोएस्ट टर्म होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कहते हैं कि उसके सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल के दो हमें, तो निकाल देते हैं। आ जाओ, हमारे पास गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, एंगल दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टू फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। हमें सारे ही एंगल्स की मेजरमेंट निकाल के देनी है। ओके जी, अब आ जाओ सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखो, हमें पता है, या सबसे पहले देखो, अब एक बात सुनो, 3 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 90 बन जाए, 30। 2 में भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाए, 30। मतलब 30 30 इन दोनों में कॉमन पार्ट था, या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए 30 इज द कॉमन फैक्टर। मतलब जो 30 है वो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, कि अगर अब जब हमने 90 और 60 को 30 से काट दिया तो मेरे पास आंसर 3:2 बन गया। यही हो रहा है ना, मतलब 30 एंगल सी और एंगल डी के बीच में कॉमन फैक्टर है जो कि है 30। ये मैंने अज्यूम करा है, आंसर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों बीच में हमारे पास कॉमन फैक्टर होती है 30, जो कि जब हम उस 30 से काट देते हैं तो जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो हमारे पास 3/2 रेशियो में आ जाती है। ठीक है, तो 30 तो हमने अज्यूम करा ना, हमें तो 30 की वैल्यू है कि 40 वैल्यू है कि 60 वैल्यू, हमें तो नहीं पता ना ये। तो हमने क्या किया, हमने इस कॉमन पार्ट को अज्यूम कर लिया। तो हमने क्या किया, लेट कॉमन पार्ट ऑफ द एंगल्स बी एक्स। हमने इन दोनों एंगल्स के कॉमन पार्ट को x मान लिया। देयरफॉर एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, और एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। सिंपल। अब देखो, अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। नाउ वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। ये बात तुम्हें पता है। दैट मीन्स एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 होनी चाहिए, बिकॉज ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही तो है, और एडजेसेंट एंगल सब 180 होता है। सिंपल। अब एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 3x, देन प्लस 3x प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 2x, तो ये 2x, ये 180 होना चाहिए। अब 3x प्लस 2x कितना होता है, ये हम चैप्टर नंबर 2 में बहुत बार कर चुके हैं, तो आई थिंक तुम्हें अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 3x प्लस 2x इज 5x, ये हो जाएगा 180। अब x और 5 आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो वहां पर जाके हो जाएंगे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 180/5। तो काटने में कितना आएगा, ये 5 3 जा 15, 36 जा। दैट मीन्स जो ये कॉमन फैक्टर हमने 30 रखा था वो 30 नहीं था, वो 36 था एक्चुअली में। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू में 36
और एंगल डी इज इक्वल टू 2 इंटू में 36, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। और एंगल डी कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 2 30 60 70 72 होना चाहिए। ठीक है, अब तुम चेक कर लो। अब इन दोनों को अगर तुम काटोगे, इनका रेशियो लोगे, तो इनका कॉमन फैक्टर आएगा 36, 36 3 ये 36 2 वो, तुम्हारे पास एट दी एंड आंसर 3/2 आ जाएगा। समझे। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन लिखा है फाइंड ऑल द एंगल्स। अब हमें सारे एंगल्स निकालने। अब देखो, अब नाउ, अब एक बात बताओ, अगर एंगल सी की वैल्यू 108 है तो एंगल ए की वैल्यू भी 108 हो जाएगी। अब अगर एंगल डी की वैल्यू 72 है तो इसकी वैल्यू 72 हो जाएगी। बट ये ऐसे ही लिखेंगे, हम इसको शो करेंगे प्रॉपरली विथ प्रॉपर रीजंस। ठीक है, नाउ वी नो दैट opposite angles of parallelogram are equal, therefore angle C is equal to angle A is equal to 108 degrees and angle B is equal to angle D is equal to 72 degrees. Now the question is solved. आए समझ। देखो ये क्वेश्चन था तो बहुत छोटा, बट क्योंकि हमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, हमें प्रॉपर रीजनिंग्स देनी है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। बट क्वेश्चन है बहुत इजी, आई एम श्योर तुम्हें बहुत इजी लगा होगा। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो। अगर तुम चाहते हो मैं एक बार और बताऊं, समझ लो। देखो रेशियो का मतलब होता है कि लोएस्ट टर्म की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, मतलब अगर मैं तुम्हें सीधी सी बात कहता हूं कि मान लो, सिंपल देखो आओ, मैं हूं अमन, ठीक है, और मेरा एक भाई है, ठीक है, उसका नाम है आकाश। अब हम बोलते हैं कि जो मेरी हाइट है वो उसकी हाइट से आधी है, मतलब जो मेरा भाई है वो मेरे से 2 टाइम्स बड़ा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी हाइट है 50 सेंटीमीटर की, तो मेरे भाई की हाइट कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। नहीं हो जाएगा ना। अगर मेरी हाइट है 50 सेंटीमीटर, मेरे भाई की हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। अब अगर मैं कहूँ कि अमन की हाइट रेशियो आकाश की हाइट, ये है तुम्हारे पास कितनी, 1:2, यही होगी ना। मतलब अमन की कितनी भी हाइट हो, आकाश की हाइट उससे डबल है, 2 टाइम्स है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो अब एक्चुअली में अमन की हाइट है कितनी, 50, मतलब 50 और 100 में कितने का फर्क है। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो अमन अपॉन में आकाश, ये हमारे पास कितना है, 50/100, यही होगा ना। अब जब हम इसका कॉमन फैक्टर काट देते हैं, मतलब इसका आंसर कितना है, इसमें 50 कॉमन फैक्टर बनता है, 50 1 50, 52 100, तो 1/2 मेरे पास जो आंसर है वो लोएस्ट टर्म में वो क्या है, समझे। अगर मैं कहूँ मेरी हाइट उससे 3 टाइम्स, उसके में से 3 टाइम्स ज्यादा है, दैट मीन्स हम दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:3। मतलब अगर मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, अगर मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स ज्यादा हो रही है ना। अब उसकी हाइट मेरी हाइट कितनी भी हो सकती है, बट हमारा जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स जो हमारी लोएस्ट टर्म है वो हमेशा सेम रहेगी, वो हमेशा 1:3 रहेगी, तुम कितने भी हाइट कर लो, समझे। तो रेशियो में जो वैल्यू आती है वो हमेशा लोएस्ट टर्म की वैल्यू आती है। अब एट प्रेजेंट कितनी भी हाइट हो, ठीक है, वो एक कॉमन फैक्टर से कटने के बाद जो हमारे पास आंसर देता है वो हमें हमेशा लोएस्ट टर्म में देता है, रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म में निकलता है। बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारे पास ये सी और डी का एक रेशियो तुम्हें दे रखा है कि अगर सी की वैल्यू है 3 तो डी की वैल्यू है 2। अगर सिंपल देखो, अगर सी की वैल्यू है 6 तो डी की वैल्यू हो जाएगी 4। काटने पे कितना बनेगा, 3 2। अब इसमें कौन फैक्टर है, 2, सिंपल। अगर इसकी वैल्यू है 9 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। अब यदि इसको काटने पे आंसर तुम्हारे पास एट 3/2 ही आएगा। तो रेशियो की जो वैल्यू है इट मीन्स कि वो लोएस्ट टर्म तुम्हें दे रखी है। ठीक है, तो बस इस तरीके से काम होता है। तुमने क्या करा, एट प्रेजेंट अगर मेरी हाइट 50 सेंटीमीटर है तो मेरे भाई की हाइट 100 सेंटीमीटर डबल हो जाएगी ना। तो प्रेजेंट में दैट मीन्स एक्चुअली में सी और डी के एंगल्स की मेजरमेंट कितनी है वो अगर हमें निकालनी है, तो जो उनका कॉमन फैक्टर होगा एट प्रेजेंट, हमने उसको एक्स मान लिया और फिर हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को निकाल लिया, सिंपल। ठीक है, तो ये तरीका होता है रेशियोज को सॉल्व करने का। आई होप में समझ आ गया। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पहले फिगर बना लेते हैं जी। फिगर इज दिस, यहाँ पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, अब
टू एडजेसेंट पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, दैट मींस अगर हमारे पास एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू कंप्लीटली इक्वल है, सेम है, तो फिर फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन कहता है कि सारे ही एंगल्स की वैल्यू निकाल के दे दो। तो आ जाओ जी। अब इसमें अगर मैं इसको तुम्हें रेशियो के टर्म्स से बताऊं, जैसे हमने क्वेश्चन 5 किया था, तो देखो मतलब अज्यूम कर लो कि एंगल सी की वैल्यू है 80, तो एंगल डी की वैल्यू भी 80। अब एंगल सी रेशियो डी कितना हो जाएगा, 1:1, मतलब 80/80 होगा ना, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 हो जाएगी। बट अगर इनकी वैल्यू 80/80 है, तो उस टाइम पे इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएगा 80। बट हमें नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, आ जाओ देखो। तो बस गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और हमें क्या गिवन है, दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमें गिवन है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो मैंने सी और डी को इक्वल मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो। अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, गिवन है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है। वैसे सी और डी इक्वल नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इसीलिए हमने इसको सी और डी को इक्वल माना है, ठीक है। नाउ हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया, लेट या छोड़ो, इसको इग्नोर करो। अब हमें पता है, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180। वी नो दैट सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180, ये बात हमें पता है। Therefore angle C plus angle D should be equal to 180 degrees होना चाहिए। अब क्योंकि C और D आपस में इक्वल है, तो चाहे मैं एंगल C लिखूं चाहे मैं एंगल D लिखूं, कुछ फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों बराबर है ना, इसीलिए। अब एंगल C प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल C। अब 2 और एंगल सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 180/2, कट जाएगा 90 पे। दैट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंप्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। क्यों, बिकॉज अगर एंगल सी की वैल्यू 90 है और सी और डी आपस में इक्वल है, तो दोनों 90 हो जाएंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन ने कहा है कि हमें सारे एंगल्स निकाल के दो, तो सारे निकाल देते हैं, आ जाओ। अब सोचो अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो सी का अपोजिट एंगल ए, ये भी 90, इसका अपोजिट एंगल बी, ये भी 90। फिर इसको लिखेंगे कैसे, ये हम सेम चीज इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, बट फिर से कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal, therefore angle A is equal to angle C is equal to 90 degree and angle B is equal to angle D is equal to 90 degree, hence the question is solved। समझ आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, पेपर में चांसेस बहुत कम है, इतने सिंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, और बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो करेंगे, पहले इसको रेस करेंगे फिर क्वेश्चन 7 करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसे। हाँ जी, तो बेटा ये है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, पढ़ लेते हैं जी, मैंने फिगर बना के रखी है पहले से ही, ठीक है। क्वेश्चन इज द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज अ पैरेललोग्राम। हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये कि ये HOPE होप एक पैरेललोग्राम है, तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं that HOPE is a parallelogram। ओके जी, आगे फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z। क्वेश्चन ने कहा है कि x, y और z की वैल्यू को फाइंड करके दे दो, और क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अब हमें क्वेश्चन में हर एक चीज का रीजन भी लिखना है, ठीक है। तो लिख देंगे, पहले गिवन लिखते हैं। हमारे पास दो चीजें और गिवन है, क्या इसकी हमारे पास वैल्यू है क्या, मैं एक मिनट देख लेता हूं। हमें नहीं है कोई वैल्यू, तो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू अज्यूम कर ली, मैंने इसको ए मान लिया। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है POA, एंगल POA की वैल्यू 70 डिग्री गिवन है, एंड एंगल EHP, एंगल EHP की वैल्यू में 40 डिग्री भी गिवन है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड क्या, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। सिंपल क्वेश्चन। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सोच लो थोड़ा। अब जरा सोचो,
अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। आ जाओ। सबसे पहले मेरे को निकालना है एंगल एक्स, ये तो मैं निकाल नहीं सकता किसी भी तरीके से, तो मैंने क्या किया, मैंने एंगल ये वाला निकाल लिया, इसको मैं नाम दे दिया, क्या नाम दे दें इसको, डी नाम दे दें, मैं इसको डी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो डी और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, रीजन लीनियर पेयर, इन दोनों के मेरे पास एंगल डी आ जाएगा ना। अब अगर डी की वैल्यू आ गई तो डी और एक्स तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बाद मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, देखो अगर ये वाला एंगल 40 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल वाई भी 40 हो जाएगा। रीजन जानना चाहते हो, मैं तुम्हें रीजन का फिगर बनाता हूँ, टेंशन मत करो। फिगर देखने के लिए लो, ये मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको मैं घुमा दूं तुम्हारे लिए, देखो ये ऐसी लाइन है और ये है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक राइट का एक लेफ्ट का, अंदर के एंगल हो गया, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। अब अगर y की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं y और d की हेल्प से z की वैल्यू निकाल सकता, निकाल लूंगा, क्योंकि POH एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के सारे एंगल से 180 होता है, तो उनमें दो एंगल हैं तो तीसरा एंगल आराम से आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे वो देख लो, आ जाओ। इन पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम को इग्नोर करो, पहले हम पहले बात करते हैं क्या, एंगल HOP हेयर, एंगल HOP प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन इज लीनियर पेयर। तो HOP हॉप की वैल्यू कितनी है पता नहीं, तो हमने इसको एंगल D मान रखा है, प्लस एंगल POA की वैल्यू है 70 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, कैसे, जरूरत नहीं है हमें, तो डस्टर बोरा डस्टर, एक सेकंड रुक जाओ, इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने इरेज कर दिया। अब देखो जरा, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। अब मेरे पास एंगल डी की वैल्यू आ गई। नाउ इन पैरेललोग्राम HOPE होप, एंगल O इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि तुम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो, हमें सब कुछ बताओ, तो क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, तुम्हें भी लिखना पड़ेगा। अब नाउ, अब देखो OP and HE are parallel. Now OP is parallel to HE, reason opposite sides of parallelogram are parallel, and PH is the transversal, PH is the transversal, therefore angle y is equal to angle 40, या इसका नाम देते हैं पहले EHP, प्रॉपर्ली लिखते हैं, चलो आ जाओ। therefore angle EHP is equal to angle HPO is equal to कितना, 40 डिग्री, रीजन हो जाएगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब यहाँ से मेरे पास एंगल y की वैल्यू भी आ जाती है, तुम चाहो तो HPO की जगह पे एंगल y लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें एट द एंड एंगल y की तो वैल्यू देनी है, मतलब एंगल y लगती है, ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास h की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास बचा है बस एंगल z। अब एंगल z कैसे आएगा देखो, नाउ इन ट्राइंगल PHO या POH या हॉप लिखते हैं ना, HOP हॉप, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे POH लिखो, चाहे HOP लिखो, चाहे OPH लिखो, चाहे OH लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इन ट्राइंगल HOP, मेरे को हॉप थोड़ा सा इसमें हॉप लिख दिया, ठीक है। एंगल Z प्लस एंगल D प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल Z की वैल्यू कितनी है हमें तो पता है नहीं, तो कोई बात नहीं। एंगल D की वैल्यू कितनी है, देखो हमने यहाँ निकाली थी 110 डिग्री, तो 110 डिग्री, प्लस एंगल Y की वैल्यू कहाँ गई, देखो ये रही 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 140 150 एंगल Z प्लस 150 इज इक्वल टू 180। अब क्योंकि 150 और Z हो रहा है प्लस, तो वहां पर जाके 150 हो जाएगा माइनस। तो इसको हम लिखे कहाँ पे, एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इंप्लाइज एंगल Z इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। खत्म कुछ, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन और था, तुम एंगल H और एंगल O इसको 180 डिग्री दिखा सकते थे। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है पैराग्राम में वो 180 होता है। तो तुम D को, मैं यहाँ लेता हूँ D, मैं यहाँ लिख दूँ एंगल D प्लस एंगल H, ये भी 180 हो जाएगा। और एंगल H को तुमने ब्रेक कर दिया दो एंगल में, 40 और Z में। तो 40 प्लस Z इज इक्वल टू 180 और एंगल D की वैल्यू 110 है। तो मेरे पास 150 हो जाता तो माइनस हो जाता, तो मैं बस Z की वैल्यू मेरे पास 30 ही आती। तो एट द एंड आंसर तो 30 ही आएगा, चाहे जैसे मर्जी निकाल लो। ठीक है जी। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप तुम्हें सब समझ आ गया। बहुत ही आसान चैप्टर है। बस ज्योमेट्री में जो चीज मैटर करती है वो क्या है, प्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर रीजंस। तो प्रॉपर रीजन सीखना बहुत जरूरी है और प्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी कर लेना। ठीक है। तो बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के बच्चे क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय।